अब चूंकि ऐसी डिमांड्स भी आ रही हैं और अब हम क्रॉनिक डिजीजेस के साथ डील करना चाहते हैं, बड़ी बड़ी डिजीजेस के साथ, हार्मोनल डिजीजेस, नर्वस डिसऑर्डर की डिजीजेस। तो मैंने कहा था कि जिस तरीके से एलोपैथी में अगर ट्रीटमेंट करना है तो कॉजेशंस इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन वहाँ कॉजेशंस का मतलब क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन ढूंढ लेना, किस बैक्टीरिया या किस वायरस ने इफेक्ट डाला है उसको ढूंढ लेना और उनको मारने की व्यवस्था करना, कीड़े मारने की दवा देना, जैसे कि एंटीबायोटिक देना। लेकिन जब होम्योपैथी की बात आती है तो होम्योपैथी अकेली एक ऐसी पद्धति है जहां मरी हुई चीजें, सड़ी हुई चीजें और लाशों में प्रयोग नहीं किया गया है। यहां जिंदा इंसानों, जो चलता है, फिरता है, सब चीजें महसूस करता है, और इंसान अकेला हड्डी, मांस, इन सब चीजों से मिलकर नहीं बना है। इंसान के कॉन्स्टिट्यूशन में उसकी भावनाएं, उसके इमोशंस, उसके डिस्पोजिशन, उसकी प्रवृत्ति क्या है, किस तरीके से व्यवहार करता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, ये बहुत मायने रखती हैं। और जहां तक होम्योपैथी में कॉजेशंस, कारण का जो क्षेत्र है वो बहुत ही ज्यादा विस्तार वाला है। आप अपनी रिपर्टरीज खोलेंगे, अपनी मटेरिया मेडिकास खोलेंगे तो आप फिजिकल लेवल में आप चले जाएं, ठीक है ना, नॉइस से एग्रावेशन, तेज आवाज से, ठीक है ना, क्लाउडी वेदर, बदली हो गई तो दिक्कत हो रही है, भीग गए तो दिक्कत हो रही है, ठंड खा गए तो दिक्कत हो रही है, ठंड में भी नमी वाली ठंडी है, कोल्ड वेट है, कि ड्राई कोल्ड एयर है, सूखी ठंडी है, इवन ठंड में भी फॉगी वेदर है, धुंध वाला वेदर है, तो अलग इफेक्ट्स, अलग कारण। उसी तरीके से मेंटल, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने इंसल्ट कर दी, किसी ने अन्याय कर दिया, कोई घटना देख के डर गए, दुखी हो गए, भावनाओं को दबा लिया, किसी ने बहुत ज्यादा डोमिनेट किया, किसी ने एब्यूज किया, मानसिक या शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, ये सब वजह, ठीक। और जब हम और डीप में कारण ढूंढने के लिए चले तो मैंने कहा था ना कि हमारे ये नॉर्मल साइंटिस्ट नहीं बताते, लेकिन सुपर साइंटिस्ट हमेशा बताते हैं। जैसे कि मैंने बाइबल का जिक्र किया था कि उसमें क्या दिया है, 7 डेडली सिंस, जिसमें से कोई भी एक या एक से ज्यादा आप करते हो या उसमें इन्वॉल्व रहते हो तो ये पक्का है कि आप डिजीज्ड होगे। डिजीज पहले डायनेमिक लेवल पे आएगी, मन के लेवल पे आएगी, फिर धीरे धीरे वो शरीर के लेवल पे उतरेगी। इसलिए तो जब आप बड़ी बड़ी डिजीजेस के बारे में जब पढ़ते हैं अपनी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन में कि भाई किसी को थायराइड की शिकायत हो गई, अब क्या कारण है, अब यहां तो कोई बैक्टीरिया नहीं लग रहा, बस हो गया, इडियोपैथिक कारण है, कुछ पक्का पता नहीं है। हाँ, कोई बहुत ही सीवियर कोई केमिकल इंजरी हुई हो, कोई ऐसी ड्रग खाई ली हो, कोई ऐसी दवा ले ली हो, या कोई ऐसे केमिकल को एक्सपोज हो गए हो जिससे कि आपका जो थायराइड ग्लैंड है अफेक्टेड हो गई, या कोई न्यूट्रिशन कारण हो गया कि आप खाना, अब भाई कच्चा माल चाहिए ना इसको, अब कच्चा माल ही अवेलेबल नहीं है आपके पास,
आपके जो बनता है T3 T4 उसके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें। अब आपके वो खाने में वो चीज़ ही नहीं है कच्चा माल, तो अगर आपकी ग्लैंड सही भी है तो वो कहाँ से बनाएगी। मैं बहुत अपने घर में कोई फंक्शन कर रहा हूँ मैं, और मैंने पार्टी दी है और लोगों को मैं अच्छे से अच्छा खाना खिलाना चाहता हूँ। मैंने शहर का सबसे अच्छा कुक ढूंढ के ले आया, सबसे अच्छा खाना बनाने वाला खानसामा ढूंढ के ले आया, लेकिन मैं उसको कच्चा माल जो ज़रूरी है बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स वो पूरी तरीके से ला के नहीं दूँ, कुछ नहीं दूँ, तो क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे 5 स्टार लेवल के कुक से मेरी दोस्ती थी। उसी की टीम मेंबर्स के द्वारा बनाए हुए खाने की एक पार्टी हमने अटेंड करी, और कुछ दिनों बाद एक दूसरी अटेंड करी। तो मैंने बोला यार इस पार्टी में तो क्या बेहतरीन गुलाब जामुन है, और उसमें तुमने ही उसमें भी बनाया था, वो तो बिल्कुल एकदम रद्दी लग रहे थे, बेकार लग रहे थे। तो मुझे क्या जवाब देता है, सर अच्छा माल चाहिए ना तो अच्छी माल लगाना भी पड़ता है, जब लाके ही नहीं दोगे। हम बोलेंगे 3 किलो जरूरी है और तुम बोलोगे भैया 1 किलो में काम चला लो, तो क्या रिजल्ट आएगा। मतलब इतनी सिंपल सी बात में आप समझ जाओ। ठीक, तो इस तरीके से आपको पैथोलॉजी का नॉलेज जरूरी है कि भाई, और आप बिल्कुल कोशिश करें ये ढूंढने की कि क्या कारण है। और जो बड़ी बड़ी डिजीजेस में हमने देखा है, जहां पे हमारी जो प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन की बुक्स ये कह देती हैं कि कॉज इज इडियोपैथिक या कारण अननोन है, तो वहां पे आप अक्सर देखेंगे कि कारण डायनेमिक लेवल पे मिलता है। उस 7 डेडली सिंस में से कोई ना कोई सिन आदमी कर रहा होता है, और उसमें से एक है जिसके बारे में अपना ये लेक्चर चल रहे हैं, रैत। ऐसा गुस्सा, कैसा गुस्सा रैत मैंने बताया था, कैसा क्रोध, किसी के प्रति हम नफरत से भरे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हार्ट डिजीज वाले पेशेंट्स को देखा मैंने, बहुत सारे ऐसी क्या कहते हैं औरतों को देखा जो पीसीओडी लेके आई हैं, जिनकी हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, जिनके पीरियड डिस्टर्बेंसेस चल रहे हैं, या ना कोई दिक्कत चल रही है। ठीक, और अब वो ऐसी डिजीज है कि उसमें आप ढूंढ ही नहीं सकते कि बैक्टीरिया ढूंढ ले, वायरस ढूंढ ले और उनको मार दें और इनको ठीक कर दें। अब रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या ढूंढोगे आप, पीसीओडी में किसको मारोगे आप। है हाइपोथायराइडिज्म में कौन से बैक्टीरिया को ढूंढोगे आप, कौन से वायरस को ढूंढ लोगे आप। कहीं ट्यूमर हो रहा, कहीं कैंसर हो रहा, कहीं अल्सरेशन की प्रोसेस हो रही है, क्या ढूंढ लोगे आप। तो वहां आपको ये चीजें ढूंढनी ही पड़ेंगी एज ए होम्योपैथ, समझ लो। और ये जो मैंने स्टेफिस अग्रिया को बैकग्राउंड में रख के जो मैं आपको बता रहा हूं, और स्टेफिस अग्रिया को ही मैंने जब एंगर, जो वन ऑफ द डेडली सिन, एक सिन है जिसको करने से आदमी बीमार पड़ता है, ठीक है। डॉक्टर महात्मा गौतम बुद्ध क्या कहते हैं, पहला इफेक्ट एंगर का, पहले विक्टिम अपने गुस्से के आप खुद होते हैं। तो स्टेफिस अग्रिया को ही मैंने बैकग्राउंड में पहले क्यों रखा। देखो, कोई अपने पास अगर एंगर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की बात की जाए तो अपने पास बहुत सारी मेडिसिन हैं। हर जिस भी प्रॉब्लम की अपन बात करते हैं, कोल्ड की बात करें, कोल्ड वेट वेदर की बात करें, एंगर की बात करें, लस्ट की बात करें, समर की रेमेडीज के बारे में बात करें, किसी भी रेमेडीज के सीजन की रेमेडी के बारे में बात करें, हमारे पास मेडिसिन का अंबार है, हमारे लिटरेचर बहुत रिच है। लेकिन हम एक जो उनमें भी
जो कुछ 4, 5, 6, 7, 8, 10 प्रोमिनेंट रेमेडीज होती हैं, जो कि मैक्सिमम प्रॉब्लम को 80 to 90% प्रॉब्लम्स को कवर कर लेती हैं, उसके बारे में बात की जाती है कि एक तो प्रोमिनेंट रेमेडीज आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और दूसरी ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हमको अप्रोच किस तरीके से करना है, हमको केसेस को किस तरीके से समझना है। ये अपना उद्देश्य रहता है। अभी भी जब अपन एंगर के बारे में बात करेंगे तो 3, 4, 5, 6 प्रोमिनेंट रेमेडीज के बारे में बात करेंगे जो डे टू डे और बहुत फ्रीक्वेंटली होने वाली प्रॉब्लम्स को कवर कर लेती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सबको कवर कर लेती है, और सबके बारे में बात भी नहीं की जा सकती। एक पैटर्न आप समझ जाएं और उस पैटर्न में वर्क करना चालू कर दें। तो स्टेफिस अग्रिया को मैंने इसलिए लिया बिकॉज स्टेफिस अग्रिया एक ऐसी रेमेडी है, मैंने देखा, जो एंगर में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी है। क्यों मुझे ये पता चला कि ये एंगर में ये मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी है? प्रोमिनेंट में भी प्रोमिनेंट, क्रोध की वजह से, गुस्से की वजह से, गुस्से को दबा लेने की वजह से होने वाली जितनी भी बड़ी बड़ी दिक्कतें होती हैं, परेशानी होती हैं, कैंसर हो रहा है, ठीक है ना, हार्मोनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, उसमें ये सबसे प्रोमिनेंट रेमेडी है। ये कैसे पता चलता है हमको? कैसे पता चलता है? अगर आप डॉक्टर रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी खोलेंगे, जो जो यहां लैपटॉप लेके आए खोलें। योगी कहां है तुम्हारा लैपटॉप? लेके आएगा। अगर हम डॉक्टर रॉबिन मर्फी की रिपर्टरी खोलते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल रिपर्टरी, और उसमें जब देखते हैं तो स्टेफिस अग्रिया जितनी भी रेमेडीज दी हुई हैं एंगर से रिलेटेड, जितने भी रूब्रिक्स दिए हुए हैं, स्टेफिस अग्रिया एक ऐसी रेमेडी है जिसमें एंगर से रिलेटेड और उसके इफेक्ट से रिलेटेड 101 रूब्रिक दिए हैं, सबसे ज्यादा। तो इससे यह साबित हो जाता है कि ये मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडीज में से भी प्रोमिनेंट रेमेडी है एंगर या क्रोध या गुस्से से होने वाली परेशानियों की वजह से। ठीक, तो अपन ने पिछले 2 लेक्चर्स जो हुए हैं एंगर से रिलेटेड, उसमें अपन ने काफी सारी बातें करी कि इसको एंगर से होने वाले या गुस्से से होने वाले जो इफेक्ट्स होते हैं उसमें किस किस तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज करें। आज अपन और कुछ भी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले, वो बातें करने से पहले हम अपने कुछ 1 आध 2 3 जो हमारे होम्योपैथिक इतिहास में, होम्योपैथी की हिस्ट्री में जो प्रोमिनेंट हुए हैं होम्योपैथ्स, उनका स्टेफिस अग्रिया के बारे में गुस्से से रिलेटेड जो उनने अपने एक्सपीरियंस, सालों के एक्सपीरियंस से जो अपने विचार व्यक्त किए, जो अपने थॉट्स बताए, उसके बारे में थोड़ा सा बात इसलिए करना चाहेंगे ताकि आपको जो केंद्र है स्टेफिस अग्रिया का, जो सेंटर पॉइंट है स्टेफिस अग्रिया का, समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महान होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर, मास्टर होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर, है ना, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट जेम इन होल हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी, डॉक्टर जेटी केंट, डॉक्टर जेम्स टाइलर केंट। अब इनके विचार खाली सुन लेना स्टेफिस अग्रिया के बारे में क्या है। क्या कहते हैं डॉक्टर केंट? तो इससे आपको इसका एक सेंटर एसेंस समझ में आएगा कि किस तरह का क्रोधी स्वभाव का आदमी है। हालांकि ये पूरी चीज, ये खाली डॉक्टर केंट का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम रिपर्टरी में उतरते हैं, क्योंकि डॉक्टर केंट ने क्या कहा है, डॉक्टर केंट ने क्या कहा है,
एक्साइटेबल, जल्दी उत्तेजित हो जाने वाले, इजीली अराउज टू एंगर, आसानी से जिनको गुस्सा आ जाता है, छोटी सी बात पे जिनको गुस्सा आ जाता है, बट सेल्डम इरासिबल, बट शायद ही कभी ऐसा होता हो कि वो उसको प्रदर्शित करते हैं, वो उसको मैनिफेस्ट करते हैं। क्या कहते हैं? दैट इज, इसका मतलब डॉक्टर केंट आगे समझाते हैं, इजीली डिस्टर्ब, आसानी से डिस्टर्ब हो जाते हैं, आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, एक्साइटेड, उत्तेजित हो जाते हैं, बट सेल्डम मैनिफेस्टेड, पर शायद ही कभी उसको दिखाते हैं। लेकिन जब ये डॉक्टर केंट ने कहा, ये एक जनरल बात कही ये, लेकिन इसको संपूर्ण मत मान लेना, क्योंकि जब अपन देखते हैं रिपर्टरी में तो फिट्स ऑफ एंगर, गुस्से का जो दौरा जैसे पड़ता है कि आदमी एकदम गुस्से में हो गया और उठा के बिल्कुल एकदम चीजें फेंकना और तोड़ना चालू कर दिया। बट अगर आप सीधे सीधे या आजू बाजू दाएं से किसी चीज को देखें तो ऐसे ही आप टूट टूट के देख पाते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर से देखें, आपका व्यू सर्कमस्पेक्टिव हो कि आप एक साथ इकट्ठा पूरे देख रहे हैं, तो आपको टोटलिटी जब आप इसमें देखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि डॉक्टर केंट इस चीज के बारे में नहीं जानते थे। डॉक्टर केंट सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शायद ही कभी ये दिखाता है, और वाकई में शायद ही कभी दिखाता है, इकट्ठा करता जाता है, दबाता जाता है, तभी तो एक दिन वॉल्केनो की तरह बस्ट हो जाता है, फूट जाता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स में कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अगर हम इसको पूरी तरीके से देखें। ठीक है, आगे क्या बोलते हैं डॉक्टर केंट इसके बारे में? suitable in cases where complaints come from pent up wrath। ये उन केसेस में ये बहुत suitable रेमेडी है जहां पे पेशेंट को जो भी कंप्लेंट्स आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही है, वो किस वजह से आ रही है? पेंट अप रैथ, अपने रैथ को, अपने प्रचंड क्रोध को, नफरत भरे हुए गुस्से को पेंट अप, दबा लेने की वजह से। जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में एक माउथ कैंसर वाले केस का जो एग्जांपल दिया था, याद होगा आप लोग को, वही चीज कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं डॉक्टर केंट? ये इस तरह के केस में ये दवा सूटेबल होती है जहां पे कंप्लेंट्स जो आती हैं वो किस वजह से आती हैं? अपने प्रचंड क्रोध को, कि इच्छा तो हुई थी कि गर्दन मरोड़ दूं, इच्छा तो हुई थी कि बहुत मारूं, इच्छा तो हुई थी जान ले लूं, लेकिन उसको पी गया, पेंट अप, दमन कर दिया अपने रैत का। पेंट अप रैथ, सप्रेस्ड एंगर, सप्रेस्ड फीलिंग्स, ये तीन चीज कही डॉक्टर केंट ने। भावनाओं का दमन, क्रोध का दमन, और रैथ यानी कि प्रचंड जबरदस्त गुस्सा, नफरत भरा हुआ, ये इन चीजों को दबा लेने की वजह से अगर कंप्लेंट्स आए, भावनाओं का दमन, इमोशंस को दबा लेना, गुस्से को दबा लेना, और बहुत तेज नफरत से भरे हुए गुस्से, जहां कुछ एक्शन करने की इच्छा हो रही थी कि सबक सिखा दूं, लेकिन दबा लिए। ऐसे चीजों से जब कोई कंप्लेंट या प्रॉब्लम पैदा हो, तो ऐसे केसेस के लिए दिस रेमेडी इज सूटेबल, ऐसा डॉक्टर केंट कहते हैं। ठीक है ना? आगे क्या कहते हैं? बड़ी अच्छी एक स्टोरी देखो, आगे क्या कहते हैं? ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स। मैं ये सब चीजें पहले के जो लेक्चर से बता चुका हूं विस्तार से, और डॉक्टर केंट देखो इसको कितना सिंपल बता रहे हैं। डॉक्टर केंट कहते हैं ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ। किसी ने अगर उसके साथ गलत किया है, गलत में कुछ भी हो सकता है, बेइज्जती, खास तौर से
स्टेफेस एग्रिया के केस में इंसल्ट होती है खास तौर से। लेकिन किसी ने भी किसी भी तरीके से उसको चोट पहुंचाई है, मानसिक या शारीरिक रूप से उसको प्रताड़ित किया है, या खुद से भी अगर कोई गलती हो गई है और बाय हिमसेल्फ, तो इसको लेके अंदर बहुत रोष भरा हुआ है कि यार ये मेरे से कैसे हो गया। अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा है, अपने को ही कोस रहा है कि ये गलती मेरे से कैसे हो गई। तो इंडिग्नेशन, रोष, कैसा एंगर, फीलिंग ऑफ राइटियस एंगर, दूसरे ने भी अगर उसके साथ किया है और खुद से भी अगर कुछ हो गया है तो। और फिर दुखी होता है कि अब क्या परिणाम आएंगे इसके, ग्रीव्स अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस। और एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं डॉक्टर केंट, बड़ा अच्छा उनका डिस्क्राइब करने के तरीके का तो मैं बहुत ज्यादा फैन हूं। कहते हैं, देखो एक 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 स्टोरी बना के बताते हैं। अ जेंटलमैन, एक सभ्य आदमी, एक भद्र पुरुष, एक सभ्य इंसान, ए जेंटलमैन कम्स इन कॉन्टेक्ट विथ वन बीनीथ हिज स्टेशन। अपने घर या अपने जगह के आसपास एक सभ्य आदमी किसी के संपर्क में आता है, ठीक, एंड एन अल्टरकेशन टेक्स प्लेस। अब क्या हो गया, अल्टरकेशंस टेक्स प्लेस। व्हाट इज अल्टरकेशन? व्हाट डू यू मीन बाय अल्टरकेशन? कहासुनी हो गई, आपस में झड़प हो गई, आपस में बहसबाजी हो गई, आपस में तकरार हो गई। एक सभ्य आदमी किसी के कांटेक्ट में आया और दोनों में आपस में कहासुनी हो गई, दोनों में आपस में तकरार हो गई, ठीक, और फिर उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ, झगड़ा हुआ, बहसबाजी हुई, एन आर्गुमेंट विच एंड्स इन इंसल्ट। जो आखिरी में उसने, सामने वाले ने उस जेंटलमैन की इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर ली, कुछ भी कर दिया होगा, 4 लोगों के सामने गाली दे दिया होगा या जो भी कर दिया होगा, इंसल्ट में ये खत्म हुई। अब वो आदमी जैसी उसको फील हुआ, वो कुछ नहीं बोला, चुपचाप गुस्से को पी के चला गया। ही गोज होम एंड सफर्स। अब वो घर जाता है, अब उसको वही चीज़ से बड़ी तकलीफ होती है, यार उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरी बेइज्जती कर दी। ही गोज होम एंड सफर्स, ही डज नॉट स्पीक इट आउट। वो किसी से कहता नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, बट कंट्रोल्स इट, उसको वो नियंत्रित कर लेता है, उसको वो दबा लेता है, एंड देन सफर्स फ्रॉम इट। और फिर वो उससे तकलीफ पाता है। ऐसा डॉक्टर केंट ने एक सेंटर आइडिया बताया। और अभी तक जितने भी रूब्रिक्स पिछले 2 लेक्चर्स में अपन ने बात किए हैं स्टेफेस एग्रिया के बारे में, आप देखोगे करीब करीब, और जितनी भी स्टोरीज बताई हैं करीब करीब सभी इसके अंदर कवर हो गई, जो डॉक्टर केंट ने ये 2-3-4 लाइन में उसका एसेंस निकाल के आपको दे दिया। और एक महान होम्योपैथ के पास अगर अपन जाते हैं, तो अपन जाते हैं की नोट वाले डॉक्टर HC एलन के पास। डॉक्टर HC एलन क्या कहते हैं, ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा हूं, 2-3-4 होम्योपैथ्स, महान होम्योपैथ्स की बातें, कि आप सेंट्रल आइडिया, उसका जो सार है स्टेफेस एग्रिया का, जो सत्व है, वो आप पकड़ लो, ताकि जब आप अपने पेशेंट से बात करो, उसकी केस हिस्ट्री लो, तो आपको उसका डिस्पोजिशन क्लियर समझ में आ जाए। क्या बोलते हैं डॉक्टर HC एलन? वेरी सेंसिटिव टू स्लाइट मेंटल इंप्रेशंस, बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है मानसिक प्रभावों के प्रति। लीस्ट एक्शन, हल्का सा भी एक्शन, और हार्मलेस वर्ड्स ऑफेंड, ऐसे शब्द जिससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे तू कैसे बोल दिया, तू कैसे बोल दिया,
उसने बेचारे ने सिर्फ तू करके बात कर ली, उसको ध्यान भी नहीं था, अरे भैया सॉरी यार, आप नहीं, लेकिन तू कैसे बोल दिया, बदतमीजी से बात करता। और किसी को अपन बोले ए तू इधर आ, उसको फर्क भी नहीं पड़ा। कितना हार्मलेस वर्ड है ये, गाली भी नहीं बकी, लेकिन तू में ही एक्साइटेड हो गए। इग्नेशिया टाइप, इग्नेशिया से कंपेयर किया। तो इग्नेशिया, स्टेफिस अग्रिया, ये ऐसे इंडिग्नेशन वाले, डिग्निटी वाले लोग होते हैं, है ना। अहंकार इनमें, मैंने बोला ना, ये दूसरी तरह के सिन, वन ऑफ द 7 डेडलीस्ट सिन में दूसरी तरह के सिन, और सारी सिनों में सबसे बड़ा सिन अहंकार, ईगो, जिसको लोग बाग आत्मसम्मान या स्वाभिमान का नाम दे देते हैं। लेकिन चाहे आत्मसम्मान बोल लो, चाहे स्वाभिमान बोल लो, चाहे कितनी भी अहंकार को कितनी भी अच्छे फूल मालाओं से सजा दो, वो तकलीफ ही देगा। और जो चीज तकलीफ दे रही है, जिस चीज से रिजल्ट रॉन्ग आ रहा है, सब गलत। इफ द रिजल्ट इज रॉन्ग, एवरीथिंग इज रॉन्ग। फिर आप आत्मसम्मान बोल लो, चाहे स्वाभिमान बोल लो, अब वो तू से दिन भर परेशान हो कि उसने तू कैसे बोल दिया, उसने जरा फेस का एक्सप्रेशन ऐसे क्यों कर दिया, इसी से परेशान। यही चीज क्या बोल रहे हैं। लेकिन अभी अपन ईगो की बात नहीं कर रहे हैं, अभी अपन एंगर में सेंटर्ड होते हैं। तो डॉक्टर एचसी एलन भी क्या कहते हैं इसके बारे में, बिल्कुल की नोट जैसे, फैला फैला के तो बात अपन ने बात कर ली पहले, लेकिन उसी को की नोट फॉर्म में, जिससे कि वो आपकी जेब में पड़ा रहे, उसका सार स्टेफिस अग्रिया का आपकी जेब में पड़ा रहे। क्या कहते हैं फिर, ये भी कहते हैं वही जो डॉक्टर कैंट ने कहा, ग्रेट इंडिग्नेशन अबाउट थिंग्स डन बाय अदर्स और बाय हिमसेल्फ। खुद से भी कुछ गलत हो गया है, उसका भी बहुत रोष कि यार ये मेरे से गलत काम कैसे हो गया, बहुत गलत काम किया मैंने, मुझे इतना गुस्सा आता, अपने आप पे ही गुस्सा आता डॉक्टर साहब कि ये मेरे से कैसे हो गया, या किसी ने उसके साथ गलत किया। अब उसके जो परिणाम आ रहे हैं उसको लेके वो दुखी है। ऐसा व्यक्ति, और देखो ये डॉक्टर एचसी एलन ने कितना अच्छा इसको डिस्क्राइब किया है। क्या कहते हैं, वॉज इंसल्टेड, देखो बिल्कुल की जैसे यूज किए हैं, वॉज इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती हुई, किसी व्यक्ति की बेइज्जती हुई, वह किसी ने बेइज्जती कर दिया, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने 4 लोगों के सामने इज्जत ऐसी बातें कर दी जिससे कि उसको लगा कि मेरी बेइज्जती हो गई, मेरी इंसल्ट हो गई। क्या कहते हैं डॉक्टर एचसी एलन, वॉज इंसल्टेड, उसकी बेइज्जती हुई, बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट, लड़ने के लिए वो बहुत ज्यादा सम्मानित व्यक्ति था कि भैया ये तो साले लंगे लुच्चे लोग हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं, मैं तो अच्छे खानदान का, मैं अच्छा पढ़ा लिखा, मैं अच्छा सभ्य आदमी हूं, तो इनकी तरह मैं बीच गाड़ी बाजार में खड़े होके झगड़ा थोड़ी ना करने लगूंगा, गाली गलौज थोड़ी ना करने लगूंगा। ऐसी डिग्निटी, और इस डिग्निटी की वजह से वो लड़ाई नहीं किया, जो गुस्सा आया उसको तो वो झगड़ा नहीं किया। क्या बोल रहे हैं, बीइंग टू डिग्निफाइड टू फाइट, सबड्यूड हिज रैथ, उसने अपने रैथ को, जो सी इंसल्ट से जो रैथ पैदा हुई कि साले ने इंसल्ट करी है, अभी इसका मुंह तोड़ दूं, अभी इसकी गर्दन मरोड़ दूं, अभी इसको सबक सिखा दूं, अभी इसकी जान ले लूं। जो भी आया जबरदस्त गुस्सा नफरत के साथ, उसको दबा लिया, सबड्यूड हिज रैथ एंड वेंट होम सिक, और घर जाके बीमार पड़ जाता है, बीमार होके घर जाता है, ट्रेम्बलिंग, ऐसे क्रोध से कपता हुआ, एग्जॉस्टेड, उसके नर्वस सिस्टम एकदम थक जाता है, इतनी जोर से गुस्सा आता है, और सब दबा लिया। जो एनर्जी बाहर एक्सप्रेस हो जानी चाहिए थी, क्रोध में बहुत एनर्जी होती है, गुस्सा, डर, ये सब बहुत एनर्जी पैदा करते हैं। साल भर पढ़ा हुआ आदमी नहीं है, 1 महीना एग्जाम के बच्चे, एग्जाम की डेट आ गई तो उस डर में 15 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, इतनी एनर्जी होती है ना।
जो आदमी यहां से वहां तक दौड़ने में थक जाता है, जब उसके पीछे कुत्ते पीछे पड़ते हैं तो देखो कैसे भागता है। मेरे ख्याल से किसी चैंपियन को भी हरा देगा उस टाइम। वो डर ऐसी एनर्जी पैदा करता है। गुस्से में लोग बाग ऐसे ऐसे काम कर जाते हैं, जिस पत्थर को हिला नहीं सकते गुस्से में उस पत्थर को उठा के दूसरे को और फेंक देते हैं। तो इतनी एनर्जी सबड्यूड हो गई, कहां जाएगी वो, किसको नुकसान पहुंचाएगी वो, है ना। और आगे ये लाइन बताने के बाद बोल देते हैं रिवर्स ऑफ नक्सोमिका। नक्सोमिका में इससे उल्टा होता है। किसी ने इंसल्ट करी नक्सोमिका की, नक्सोमिका ने आओ देखा ना था, कॉलर पकड़ा, 2-3 तमाचे उठा के पटका, 2-3 घूसे दिया, धन धन, या गाली गलौज चालू। फिर वो कुछ नहीं देखा कि कौन मेरे बारे में क्या सोच रहा है, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, दिया धनाधन बिल्कुल एकदम मुक्के, ठीक है ना। और गालियां बकते हुए, पूरी गुस्से निकालते हुए, फिर उसके बाद घर जाता। बिल्कुल रिवर्स ऑफ नक्सोमिका। बात समझ में आई है। तो ये देखो, ये की जैसे आपको पकड़ में आ गया, ठीक है। एक और होम्योपैथ की अपन बात करते हैं, स्टेफिस अग्रिया के डॉक्टर बोरिक महाराज, बेहतरीन और शानदार डॉक्टर जो हुए हैं अपने होम्योपैथी की फील्ड में, उनमें से एक। ये कहते हैं इम्पेचुअस, इसके माइंड की जब बात करते हैं तो सबसे पहला वर्ड जो यूज करते हैं, ये वर्ड करते हैं इम्पेचुअस। क्या होता है इम्पेचुअस का मतलब? ना, इम्पेचुअस का मतलब होता है कैरेक्टराइज्ड बाय अनड्यू हेस्ट एंड लैक ऑफ थॉट और डिलिबरेशन। बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में कुछ करने वाले लोग। अविवेकी, क्रोधी, भी सोचा समझा नहीं। अरे भैया छोटी सी बात है, इसमें गुस्सा आने की क्या जरूरत है। एक समझदार आदमी ऐसे सोचेगा, कुछ नहीं सोचा समझा, बस क्या कहते हैं आगे, वायलेंट आउटबर्स्ट ऑफ पैशन। जो पैशन का जो आउटबर्स्ट होता है ना, वो वायलेंट होता है। ये कहते हैं डॉक्टर बोरिक। और डॉक्टर बोरिक क्या कहते हैं, वेरी सेंसिटिव, और ये इटैलिक्स में लिखा है। और डॉक्टर बोरिक की बुक में अगर जो चीज इटैलिक्स में लिखी है ना, वो रामबाण है, समझ लेना। वो वेरी सेंसिटिव एज टू वॉट अदर्स से अबाउट हर। दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं, इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। किसी ने आके बताया, पता है तेरे को, वो ना तेरे बारे में ये कह रही थी। अच्छा, बस दुखी हो गए और रोने लगे, या उसके लिए कुछ पाल के बैठ गए कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। कल ही मैं एक पेशेंट से मैं फोन पे बात कर रहा था। उस लेडी को क्या प्रॉब्लम है मेन, कि 2-2, 3-3 महीने बाद उसको पीरियड्स आते हैं। सोनोग्राफी ये कह रही है कि अभी जस्ट शुरुआत हो रही है सिस्ट फॉर्मेशन की, अभी ओवरी में सिस्ट बने नहीं है, इमैच्योर फॉलिकल्स दिख रहे हैं ओवरी में। ये उसकी सोनोग्राफी की रिपोर्ट कहती है। 2-2 महीने के बाद उसको, 2-2, 2.5 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं तो 3-3, 4-4 हफ्ते तक चलते हैं, और इतनी ब्लीडिंग होती है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। ये तो उसके फिजिकल सिम्टम हो गए। जब मैंने उसके हस्बैंड से पूछा, यार इसके स्वभाव के बारे में तो कुछ बताओ। अरे कुछ नहीं। अब वो लोग अकेले रहते हैं, हस्बैंड वाइफ। वो अपने ससुराल से, वो लड़की कम से कम कुछ नहीं तो 700, 800, 900 किलोमीटर दूर रहती। बोलते नहीं, बस इसका ये है कि इसको क्या है कि जैसे कोई आता है, अब पता नहीं, अब सास बहू का तो रहता ही है, क्या करोगे आप। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी बदल नहीं सकती, ठीक है ना। सास बहू, देवरानी जेठानी, ननन भाभी है, होता है ना, साला जीजा, ये कुछ विशेष तरह की केमिस्ट्री होती है यहाँ पे, है ना।
है ना। और क्या कहते हैं वो फूफा जी, सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। और सबसे ज़्यादा राजू श्रीवास्तव के जोक भी आपको मिलेंगे फूफा जी पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ऐंठे हुए लोग रहते हैं शादी ब्याह में वो फूफा जी लोग ही रहते हैं, है ना। और उन्हीं के आगे पीछे घूमते रहना पड़ता है और सम्मान देना पड़ता है है कि नहीं। तो ऐसा, तो वो कहती है कि कोई जैसे रिश्तेदारों से कभी बात होती है, उसके हस्बैंड ने बताया, और वो अगर ऐसा सुनती है कि उसकी सास उसके बारे में ऐसा कह रही थी, तो बहुत दुखी हो जाती है, रोने लग जाती है। अब देखो 800-900 किलोमीटर दूर बैठी है, कहा भी है कि नहीं कहा है ये भी पक्का पता नहीं, तीसरा आदमी आके बता रहा है कि भैया उसने ऐसा कहा तुम्हारे बारे में, और उसको लेके रोना चालू फूट फूट के। डॉक्टर बोरिक कह रहे हैं वेरी सेंसिटिव टू व्हाट एज टू व्हाट अदर्स सेज अबाउट हर, कि दूसरे उसके बारे में क्या कहते हैं, उसके लिए बहुत सेंसिटिव। किसी ने कुछ कह दिया या किसी से कुछ सुन लिया, पता है वो तुम्हारे को ना ऐसा कह रहा था, बस बात समझे। तो ये एक सेंटर एसेंस आप समझें स्टेफिस अग्रिया के एंगर का। अभी स्टेफिस अग्रिया का नहीं, स्टेफिस अग्रिया इज ए पॉलीक्रस्ट रेमेडी। जब हम उसकी किसी ऑर्गन के बारे में बात करेंगे तो वो मामला दूसरा है, लेकिन ऐसी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डिजीजेस जिसके कारण अवेलेबल नहीं है, और अपन इंसान के मन के, इंसानी मन के, इंसानी मिजाज के अंधेरे कोनों में जब ढूंढने जाते हैं कारण, तब ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी कि क्या है मेन कारण। और ये जो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स बता के गए हैं ना सिंस, ये उन्हीं में से एक मिलेगा। या तो एंगर होगा सेंटर में, या तो लस्ट होगा सेंटर में, या तो ग्रीड होगा सेंटर में, या तो आलस होगा सेंटर में, या तो ईर्ष्या जेलसी होगी सेंटर में, या तो ईगो होगा सेंटर में, या तो मोह होगा सेंटर में। कोई ना कोई ऐसी चीज सेंटर में होगी, और उस सेंटर को आपने ढूंढने की कला ढूंढ लिए तो आप देखेंगे जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट होता जाएगा कि बड़ी बड़ी क्रॉनिक डिजीजेस को आप धीरे धीरे करके बड़ी आसानी से डील करने लग जाएंगे, क्योंकि आप इंसानी बीमारियों की जड़ तक पहुंच गए, जहां से सोर्स शुरू होता है। बात समझे, ठीक। तो ये आप एक सेंटर एसेंस समझे स्टेफिस अग्रिया का, ठीक। अब अपन जिस तरीके से मैंने हमेशा बताया कि एज ए होम्योपैथ आपका मेंटल स्टेट ऐसी होनी चाहिए कि जिस तरीके से एक फिजिकल चीज नुकसान करती है किसी भी इंसान को, उस वैसे ही और उससे कहीं ज्यादा न दिखने वाली मेंटल चीजें भी नुकसान करती हैं। ये आपको बिल्कुल ऐसे ही आपके दिमाग में होना चाहिए। और इनको डॉक्टर केंट ने क्या कहा, कह दिया जिससे कि आप समझ पाओ, सिंपल सब्सटेंस। ये भी सब्सटेंशियल है, लेकिन ये दिखते नहीं है, ये इतने सिंपल है। सिंपल सब्सटेंस की थ्योरी समझे डॉक्टर केंट ने जो कहा है। व्हाट इज सिंपल सब्सटेंस, पढ़े ना, क्या होता है सिंपल सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ये प्लास्टिक है, इसको आप पकड़ सकते, छू सकते, क्योंकि इसमें अनगिनत इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मॉलिक्यूल्स सब जुड़ के ये बना हुआ है। अब इसको मैं पाउडर फॉर्म में कर दूं, चूरा चूरा, तो ये थोड़ा और सिंपल हो गया। फिर उसको मैं और तोड़ दूं मॉलिक्यूल के लेवल पे, वो दिखना बंद हो गया लेकिन है, तो वो और सिंपल हो गया। फिर उसको मॉलिक्यूल लेवल से भी और तोड़ दूं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लेवल पे, तो वो और सिंपल हो गया। वो है लेकिन अब भी नहीं दिख रहा, अब वो आपकी विजन के उससे बाहर जा चुका है, अब खाली इफेक्ट से आप समझ सकते। फिर उसको आप और तोड़ दो तो फिर वेवलेंथ, एनर्जी के उसमें आप पहुंच गए, वो है लेकिन अब नहीं दिखता, वो और सिंपल हो गया। उसी तरीके से दीज थिंग्स आर सब्सटेंशियल बट दे आर सिंपल सब्सटेंस। अब समझ में आए जब डॉक्टर केंट कहते हैं सिंपल सब्सटेंस, वो वाइटल फोर्स को समझाने के लिए, वो वाइटल प्रिंसिपल को समझाने के लिए उन्होंने
सिंपल सब्सटेंस एक वर्ड निकाला डॉक्टर केंट ने। बात समझ में आई? ठीक। सो अब अपन ये और आगे बढ़ते हुए एक बात करते हैं कि स्टेफिस एग्रिया और किस किस तरीके से, तो आज खास तौर से हम बात करते हैं बच्चों के बारे में। किस तरह के बच्चे, क्योंकि बच्चे कई बार अपने बारे में नहीं बता पाते हैं, लेकिन अगर माएँ उनके स्वभाव या उनकी हरकतों के बारे में बताए तो आपको समझ में आता है। ठीक। कोई ऐसा बच्चा जो गुस्सैल हो, और वो गुस्सैल स्वभाव का क्यों हो गया है? क्योंकि उसने प्रताड़ना सही है, मानसिक या शारीरिक। मां सौतेली थी, बहुत मारती थी। बाप शराबी था, आके दुर्व्यवहार करता था, पिटाई करता था। या किसी ने, कोई छोटा बच्चा था, उसके साथ अक्सर हो जाता है समाज में, कोई गलत या कोई सेक्सुअल एक्ट कर दिया, उसके बाद से वो बहुत गुस्से में भरा हुआ है। तो आफ्टर बीइंग एब्यूज्ड, अगर बच्चे का स्वभाव क्रोधी हो जाए, ऐसे स्वभाव के बच्चे अगर हैं, इस तरह का डिस्पोजिशन अगर बच्चों में पाया जाता है कि एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग एब्यूज्ड विद एंगर, क्रोधी हो गया है, वो गुस्सैल मिजाज का हो गया है, लेकिन पीछे हिस्ट्री में कारण क्या है कि उसने कोई ना कोई शारीरिक या मानसिक, कोई ना कोई जिस्मानी या जहनी प्रताड़ना या एब्यूज सहा है। ठीक है। इस तरह की हिस्ट्री वाले, इस तरह के स्वभाव वाले अगर बच्चे आपके पास आए तो याद रखना, विद स्टेफिस, अकेली स्टेफिस एग्रिया नहीं है, केस कंप्लीट नहीं होता। 4 और रेमेडी है स्टेफिस एग्रिया के साथ, और वो 4 दूसरी रेमेडी। कुछ लोग बोलते हैं कि सर जब आप ऐसा कहते हैं कि इसके साथ 2 रेमेडी और हैं, 4 रेमेडी और हैं, तो आप एक बार बता भी दीजिए कीजिए, क्योंकि हर किसी के पास बोले ये सॉफ्टवेयर नहीं होता है। तो मैं बता देता हूं कि 4 और कौन सी रेमेडीज हैं स्टेफिस एग्रिया के साथ। अगर इस तरह के स्वभाव वाले बच्चे, इस तरह के डिस्पोजिशन वाले बच्चे जो कि गुस्सैल हैं, जो कि चिड़चिड़े हैं, जिनको छोटी सी बात में गुस्सा आ जाता है, जो गुस्से में आके चीज़ें तोड़ने फोड़ने लगते हैं, लेकिन उनके साथ हिस्ट्री है कि उनके साथ कोई एब्यूज़ हुआ है। बाप बहुत गुस्सैल था, डिक्टेटोरियल टाइप था, थोड़ी सी बात में पीट देता था, मार देता था, या कुछ बोलते थे ये करना है तो दादागिरी करके उनकी भावनाओं का दमन कर देता था। या माँ सौतेली थी, पिटाई करती थी, या कभी किसी टीचर ने बहुत मारा, या किसी ने उसके साथ कोई ऐसा सेक्सुअल एब्यूज या ऐसा कर लिया। वैसे बच्चों के साथ सेक्सुअल एब्यूज के अगर एलिमेंट आए तो द बेस्ट रेमेडी इज कार्सिनोसिन। अगर एलिमेंट्स फ्रॉम सेक्सुअली एब्यूज्ड इन चिल्ड्रन, द बेस्ट रेमेडी इज कार्सिनोसिन। इस चीज का ध्यान रखना। तो डॉक्टर रॉबिन मर्फी की रिपेट्री खोलते हैं अपन, उसमें खोलते हैं अपन चिल्ड्रन के अंदर अपन खोलते हैं एब्यूज्ड। खोलो फटाफट खोलो रिपेट्री। एब्यूज्ड एलिमेंट्स फ्रॉम बीइंग एंगर विथ। The other remedies are colocynth, carcinosin and anacardium. The most prominent is colocynth. The second prominence is Staphylococcus aureus. समझे? तो इस तरह का डिस्पोजिशन, इस तरह का मिजाज, इस तरह की हिस्ट्री किसी बच्चे के केस में मिले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि स्टेफिस एग्रिया इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी। सेकेंड, इन जनरल गुस्सैल बच्चे, एंग्री चिल्ड्रन, 11 रेमेडीज के साथ वन ऑफ द रेमेडीज स्टेफिस एग्रिया। गुस्सैल स्वभाव के बच्चे,
तो अगर कोई आए माँ लेके और दुनिया भर की उसकी डिजीज बता रही है और आप स्वभाव पूछ रहे हैं और बोले कि बहुत गुस्सैल है, तो आपको मालूम है कि ये स्टेफिस अग्रिया का हो सकता है। लेकिन अब इन 11 रेमेडीज में से बाकी सब चीजों के साथ आपको चुनना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको सेंट्रल आइडिया अगर पता है कि गुस्सैल भी किस प्रकार के, वैसे तो कुछ नहीं बोलता, बहुत बहुत दिनों तक कुछ नहीं बोलता, आमतौर पे शांत रहता है, लेकिन एक दिन कभी इतना जोर से फट पड़ता है कि चीजें सब उठा के सब तोड़ फोड़ डालता है, तो आपको पता चल जाएगा अब तो ये पक्का स्टेफिस अग्रिया ही है। अब 11 रेमेडी तो मैं गिना नहीं सकता, ठीक है ना, लिमिटेशन है कुछ, 2-4 होती तो मैं बता देता। अभी आपको खुद को देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सॉफ्टवेयर अगर आपके पास नहीं है तो आप डॉक्टर मर्फी की बुक वाली रिपोजिटरी खोल लें, है ना। तो चिल्ड्रन एंग्री 11 रेमेडी, मोस्ट प्रोमिनेंट रेमेडी गुस्सैल बच्चों में कैमोमिला एंड सिना। और अगर आपको सेंट्रल आइडिया मालूम है तो तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। कैमोमिला का बच्चा जरा सा अगर आपने किसी चीज के लिए मना कर दिया कि नहीं बेटा अभी नहीं दिलाएंगे, बस वहीं लौट जाएगा और चिल्ला चिल्ला कर रोएगा बहुत जोर जोर से, बिल्कुल एकदम ऐसा बकने लगेगा उल्टा सीधा, ऐसा रोएगा, ऐसा चिड़चिड़ाएगा कि आपको लगेगा कि अभी इसको खींच के 2 तमाचे दो, बिल्कुल एकदम। बात समझे कि नहीं। तो बट वन ऑफ द मेडिसिन इज स्टेफिस अग्रिया। तो ये गुस्सैल होते हैं। अब ये 11 के 11 गुस्सैल बच्चे हैं, तो अब इसका सिलेक्शन कैसे होगा? 11 में से अगर हम अपने ऑर्गेनल के हिसाब से सिलेक्शन करने जाएं तो कैसे होगा सिलेक्शन? मैनिफेस्ट कैसे होता है गुस्सा, मैनिफेस्ट कैसे होता है? क्योंकि भैया आप जो यहाँ 3, 4, 5, 6 लोग जो भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, बात समझ में आई ना। अब तीनों को अगर गुस्सा आएगा तो आप अलग कैसे हो, वो मैनिफेस्ट कैसे हो रहा है? एक गुस्से में रोने लग जाएगा, एक गुस्से में कांपने लग जाएगा, एक गुस्से में लात घूंसे चलाने लगेगा, एक गुस्से में चीजें तोड़ने फोड़ने लगेगा, एक गुस्से में अपना ही सर पटक लेगा दीवार पे, ट्यूबरकुलिनम। ट्यूबरकुलिनम का बच्चा, क्या माइंड चैप्टर में जाएं अगर आप, किसमें, सिंथेसिस रिपर्टरी में, ये ट्यूबरकुलिनम का बच्चा भी गुस्सैल बच्चा होता है। और माइंड चैप्टर में आप रूब्रिक खोलें स्ट्राइकिंग, striking himself head, knocking his head against wall and things, अपने सर को पटक लेता है। बेलेडोना, ट्यूबरकुलिनम और मिलेफोलियम के बच्चे। और ये कॉम्बिनेशन मिल गया कि इसका स्वभाव गुस्सैल है और गुस्से में ना अपना ही सर दीवार पे मार लेता है, ये टेबल पे मार लेता है, तो फिर सेलेक्ट हो गई आपकी ये ट्यूबरकुलिनम है, ये स्टेफिस अग्रिया नहीं है। मैनिफेस्टेशन, समझे? कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल एकदम। बी अनप्रेजुडिस, बी कूल, कोई जल्दी नहीं। रेमेडी सेलेक्ट करने में कोई जल्दी नहीं करना, चारों तरफ से देख लेना और पूरी तरीके से रिपर्टरी पे डिपेंड नहीं रहना। द फाइनल कोर्ट क्या होता है? मटेरिया मेडिका, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी बहुत काउंट करता है, खुद का भी और जो बड़े बड़े होम्योपैथ हुए हैं और अपने केसेस बता के गए हैं उसका भी, ठीक। और एक और बड़ा विचित्र सा सिम्टम मिलता है, ये हमारी होम्योपैथी में ही मिल सकता है। किसी इन्फेंट्स को, किसी छोटे बच्चे को लेके आए, पेट दर्द, कोलिक, खूब रो रहा है बच्चा, बहुत रो रहा है बच्चा पेट दर्द से, आप कॉजेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, समझ भी नहीं आ रहा, वही माँ का ही दूध पीता है जैसा हमेशा पीता है।
कुछ अलग से कोई चीज़ तो खाया नहीं, कोई ऐसा वेदर भी चेंज नहीं हुआ, काफ़ी दिनों से एक जैसे ही वेदर चल रहा है। आप कॉजेशन एलिमेंट ढूंढने की कोशिश कर रहे, नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको पता चला कि दूध पीने वाला इन्फेंट है, बच्चा है, उसके पेट में दर्द हो रहा है, कोलिक है, तकलीफ में है, और किसी वजह से उसको जो दूध पिला रही है माँ, उसने गुस्सा कर लिया था, ऐसी डायनेमिक चीजें, तो उसकी माँ के गुस्से ने उसकी बॉडी में किस तरह के तत्व पैदा किए होंगे, और फिर वो दूध से होते हुए बच्चे के पेट में पहुंचे, तो वो उसके लिए न्यूट्रिशन की बजाय जहर का जैसा काम किए। सोचो एंगर कैसी चीजें आपकी बॉडी में पैदा करता होगा, तब कैसी कैसी डिजीज। ये रूब्रिक है और इसमें 3 रेमेडी हैं। क्या कि ऐसे बच्चे, इन्फेंट्स, दूध पीने वाले छोटे बच्चे का पेट दर्द, अगर उनकी माँ या नर्स भी मतलब दूध पिलाने वाली, नर्स मतलब ये नहीं, यहाँ नर्स मतलब जो दूध पिलाने वाली, चाहे माँ दूध पिला रही हो चाहे कोई और दूध पिला रहा हो, वो जिसका भी दूध पी रहा है बच्चा, अगर उसने गुस्सा कर लिया, उसके बाद बच्चे को पेट दर्द हुआ, देयर आर 3 रेमेडीज। आप डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में आप खोलें चैप्टर चिल्ड्रन, है ना, चिल्ड्रन के अंदर आप खोलें कोलिक इन्फेंट्स फ्रॉम एंगर ऑफ मदर और नर्स। जो भी उसको, चाहे उसकी माँ दूध पिला रही हो, चाहे वो कोई धाई माँ दूध पिला रही हो, अगर उसने गुस्सा कर लिया, 3 रेमेडीज हैं और तीनों एक ही ग्रेड में हैं, 2nd ग्रेड में, कैलकेरिया फॉस, कैमोमिला एंड स्टेफिसग्रिया। अब यहां तीनों में से अगर सिलेक्ट करना हो तो मां के ही डिस्पोजिशन को देखना कि इसका डिस्पोजिशन, इसका मैनिफेस्टेशन कैलकेरिया फॉस वाला है, कैमोमिला है, स्टेफिसग्रिया है। नाक पे ही गुस्सा रखा रहता है उसकी मां के, बहुत क्रोधित, लोग बाग मुंह लगने से डरते हैं, बहुत तेज गुस्सा हो जाती है, हमेशा प्रदर्शित करती है, तो कहने का मतलब कैमोमिला की तरफ जा सकता है। लेकिन वैसे तो बहुत शांत स्वभाव की है, वैसे बहुत स्वीट स्वभाव की है, आमतौर पे नहीं करती, लेकिन इकट्ठा होते 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 एक आध दिन बहुत जोर से गुस्सा आ जाता है, तो स्टेफिसग्रिया। बहुत जबरदस्त केस सॉल्व हो जाते हैं कि इन्फेंट्स आ रहे हैं बड़ी बड़ी डिजीज लेके, और अगर आपको बच्चे का आप क्या डिस्पोजिशन, और अगर आप माँ का डिस्पोजिशन पता कर लो, या फिर वो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब वो बच्चे की प्रेगनेंसी थी, है ना, तो उस टाइम पे वो किस तरह की मेंटल स्टेट से या किस तरह की इंजरी से गुजरी है। मेरे एक स्टूडेंट ने सुनाया था मुझे केस, मेरे एक स्टूडेंट ने, कि एक छोटे से इन्फेंट को लेके आए थे जिसके सर पे इतना बड़ा एक गुम्मा जैसा था, ट्यूमर टाइप का, छोटे से इन्फेंट, दूध पीता बच्चा। क्या हिस्ट्री लेंगे उससे, क्या पूछेंगे उससे, या तो एंटी मियास्मेटिक कोई दो, फैमिली हिस्ट्री या पास्ट हिस्ट्री के हिसाब से। तो पता चला कि जो प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी, वो बच्चा पेट में था, तो उसकी माँ एक बार गिरी थी, तो वो इंजरी को ध्यान में रख के आर्निका दी थी बच्चे को, और वो फोड़ा जो था गुम्मा, वो ठीक हो गया। ऐसे केसेस हमारे होम्योपैथिक लिटरेचर्स में भरे पड़े हैं। नहीं भरे पड़े? क्यों डॉक्टर योगेंद्र, समझे? तो कितना हमारी होम्योपैथी हमको कितना ब्रॉड स्पेक्ट्रम देती है कि कहां से कैसे कैसे हम सिलेक्शन कर सकते हैं। इधर से अटके तो ऐसे, इधर से अटके तो वैसे, उधर से अटके तो वैसे। बात समझ में आई? ठीक। नाउ तो ये हो गई बच्चों के बारे में बातें।
स्टेफिस अग्रिया का सिलेक्शन बच्चों के केसेस में, बड़े बड़े केसेस में अगर आपको करना है तो। नाउ वी आर कमिंग टू फीमेल्स। अगर गुस्सा करने के बाद पर वेजाइनल ब्लीडिंग चालू हो गई, यानी कि मेट्रोरेजिया। व्हाट इज मेट्रोरेजिया? असाइक्लिकल ब्लीडिंग। उस ब्लीडिंग का मेंसेस से कोई लेना देना नहीं है। मेंसेस आके जा चुके या अभी डेट नहीं आई है, लेकिन क्रोध कर लिया, गुस्सा कर लिया, उसके बाद मेट्रोरेजिया होना चालू हो गया, वेजाइनल ब्लीडिंग चालू हो गई। एंगर आफ्टर। देयर आर 4 रेमेडीज विथ स्टेफिस अग्रिया। 4 दवाएं हैं स्टेफिस अग्रिया के साथ। स्टेफिस अग्रिया इज वन ऑफ द रेमेडीज। ठीक, अब सब चीज पका के नहीं दूंगा, खुद मेहनत करके जरा रिपर्टरी में देख लेना कि बाकी और 3 रेमेडीज कौन सी है। लेकिन सिलेक्शन कैसे करोगे? बाकी डिस्पोजिशन से। ठीक है ना? ये तो एक ही चीज पता चली है। जैसे कि बहुत शॉर्ट में बता देता हूं, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं। जिस तरीके से एक ट्रायंगल बनता है ना होम्योपैथी में, क्या? माइंड, बॉडी एंड वाइटल फोर्स। ऑर्गेनन की बुक में बना हुआ देखा होगा आपने। उसी तरीके से जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक, तो एक ट्रायंगल आप छोटा सा बना लें। ये हमारी प्रैक्टिस करते 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 सडनली डिस्कवर हो गया। बहुत सारी चीज़ों में अगर आप नहीं जाना चाहते, इतना समय आपके पास नहीं है, तो एक कॉजेशन यानी कि एलिमेंट्स, दूसरा डिस्पोजिशन यानी कि प्रवृत्ति कि वो चीज़ों को मैनिफेस्ट कैसे करता है, और तीसरा डिजायर। बात समझ में ना? इस ट्रायंगल को पकड़ लें और कोशिश करें इस पे वर्क करने की। बात समझ में आई? और इसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी? अभी एंगर पे काफी बात हो रही है, बीच में टेस्ट चेंज करने के लिए इस फॉर्मूले की डिस्कवरी कौन से केस में हुई थी, इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर लूंगा मैं। उससे आपको एक रेमेडी भी समझ में आएगी, उसका एसेंस भी समझ में आएगा। फिर अपन एंगर को कंटिन्यूस करेंगे। बीच बीच में मीठा खाते खाते थोड़ा सा नमकीन खा लें तो टेस्ट बना रहता है ना, नहीं तो एंगर सुनते सुनते सभी बहुत गुस्से में आ जाएंगे। ठीक, तो थोड़ा सा अपन अगली बार टेस्ट चेंज करेंगे। मुझे याद दिला देना कि इस फॉर्मूले की डिस्कवरी कैसे हुई थी। ये अचानक से प्रैक्टिस करते करते डिस्कवर हो गया था। बहुत छोटा फॉर्मूला, इतना छोटा और इतना सिंपल फॉर्मूला, लेकिन बड़े बड़े केसेस, कॉन्स्टिट्यूशनल केस सॉल्व हो जाते। और कैसा केस सॉल्व हो रहा है उससे मालूम है? इस फॉर्मूले से एट्रोफी ऑफ ब्रेन, जिसकी वजह से उसको पेटिट माल एपिलेप्सी। पेटिट माल एपिलेप्सी क्या है? फ्रीक्वेंट अनकॉन्शियसनेस के अटैक आते हैं। ऐसे अनकॉन्शियस, ठीक है, फिर ऐसे अनकॉन्शियस है, फिर ऐसे अनकॉन्शियस हो जाएगा, फिर ऐसे बार बार फ्रीक्वेंटली। वो क्योर हो रहा, ऑलमोस्ट होने की कगार पे ही आ गया। जो महीने में हर तीसरे चौथे दिन फिट्स आते थे, है ना, अब कभी कभार छोटा सा 1 आध 2 महीने में आ जाता, और पिछले अभी 1 डेढ़ महीने से तो आया ही नहीं है। और उसकी पैथोलॉजी क्या कह रही है? एमआरआई की रिपोर्ट क्या कह रही है? कि एज की वजह से एट्रोफी एंड स्क्लेरोसिस ऑफ ब्रेन। लेकिन एट्रोफी, स्क्लेरोसिस, ब्रेन तो एक ही है। अब उसमें जो 8 10 12 रेमेडी दी है, कैसे सेलेक्ट होगी? वो एट्रोफी मैनिफेस्ट कैसे हो रही है? किसी में एक तरीके से, किसी के पैर वीक हो रहे हैं जो लड़खड़ा के चल पा नहीं पा रहा है, ठीक है ना, और किसी को यही पेटिट माल एपिलेप्सी हो रही है, फ्रीक्वेंट अनकॉन्शियस, किसी को कुछ हो रहा है, किसी को कुछ हो रहा है। तो चीज एक, पैथोलॉजी एक, मैनिफेस्टेशन डिफरेंस। अब इसका कॉम्बिनेशन, मेडिसिन का सिलेक्शन।
और मैं हमेशा से कहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस ये है, मत जाओ बहुत ज्यादा उसमें, क्या कहते हैं, मियाज्म को समझना है, मत जाओ मियाज्म को कवर करना अपने उसमें, मत जाओ बहुत ज्यादा लिटरेचर्स पढ़ो और ये इसका माइंड ऐसा होता है और उसमें इस तरह के। आप खाली सिंपल सा जो डॉक्टर हेनीमैन का है जो अफोरिज्म, उसको पकड़ लो। 3-4 तरह की पैथोलॉजी उनने बताई है, जब मियाज के बारे में बताई है, जब सिफिलिटिक्स के बारे में बताया है, तो क्या बता दिया है कि बॉडी में कोई भी ऐसी पैथोलॉजी जहां डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, जहां विकृति आ रही हो, परवर्जन हो रहा हो, है ना, और साइकोटिक के बारे में वो एक ही अफोरिज्म में बता दिया है। जब डिटेल में बात करूंगा तो कि कहीं एक्यूमुलेशन हो रहा है, कहीं ग्रोथ हो रही है, और एक जगह सेंसिटिविटी बढ़ गई है। सिंपल, एकदम सिंपल। और उसी सिंपल मैंने बोला ना, लाइफ इज वेरी सिंपल। आप जबरन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। क्यों बनाते हैं कॉम्प्लेक्स? कबीर क्या कहते हैं कि साधो सहज समाधि भली। सहज समाधि बहुत भली होती है, लेकिन सहजता आज के जमाने में बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आदमी जटिल बनाता है, और जटिल चीजों को कौन बनाता है? अहंकार बनाता है चीजों को जटिल, कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि जो हम कर सकते वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। जबकि लाइफ को कितना सिंपल रखा ऊपर वाले ने। मैंने बोला कि बच्चे पैदा करने के लिए जेनेटिक्स का ज्ञान होना जरूरी है क्या? कि कैसे जाके क्रोमोसोम्स मिलते हैं स्पर्म ओवम के बाद, फिर उसके बाद कैसे प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, फिर कैसे वो बच्चा बनता है। नहीं, भिखारी बच्चे पैदा करके सिग्नल में घूम रहे, भीख मांग रहे। लाइफ इज दैट सिंपल। तो आप अपनी पैथी को भी इतना सिंपल बनाए, ठीक है? तो फीमेल्स, और अगर पीरियड्स आने की डेट थी, आने वाले थे, पति से झगड़ा हो गया, भैया शादीशुदा नहीं है तो बाप ने डांट दिया, भाई से झगड़ा हो गया, सास ने कुछ कह दिया, गुस्सा आ गया, उसके बाद मेंसेस सप्रेस्ड हो गए, नहीं आए। आपके पास कोई लेडी ऐसी आ गई कि डॉक्टर साहब मेरी पीरियड थी, 10 दिन ऊपर हो गए, 15 दिन ऊपर हो गए, ऐसा कभी नहीं होता, इस बार हो गया। आप पूछ रहे हैं कि भैया क्या हुआ था? पानी में भीगे थे, ठंडे पानी में काम किए थे, ठंडी हवा में घूमने गए थे, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, कोई टेंशन? हाँ हाँ, वो मेरी सास ने क्या ना, वो ऐसा बोल दिया था तो मुझे बहुत जोर से गुस्सा आ गया था उस टाइम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी दवा स्टेफिसग्रिया हो सकती है। क्यों? क्योंकि 2 और रेमेडी है। अगर गुस्से की वजह से पीरियड सप्रेस्ड हो जाए, अगर आप रिपर्टरी खोलें, चैप्टर फीमेल मेंसेस सप्रेस्ड खोले, चैप्टर फीमेल, डॉक्टर मर्फी की रिपर्टरी में खोले, चैप्टर फीमेल, फीमेल के अंदर मेंसेस, मेंसेस के अंदर खोले सप्रेस्ड, और उसके अंदर अगर आप खोलें एंगर फ्रॉम, गुस्से की वजह से, कैमोमिला, कोलोसिंथेन, स्टेफिसग्रिया। फिर डिस्पोजिशन बताएगा कि तीनों में से कौन सी होगी। कारण तो पता चल गया, एंगर, कॉजेशन तो पता चल गया। अब डिस्पोजिशन या डिजायर के थ्रू आप सेलेक्ट कर लोगे कि इन तीनों में से कौन। क्विक सिलेक्शन। एंगर कॉज तो पता चल गया, अब लेकिन आपके पास ट्रायंगल के 2 कोने बाकी हैं, जहां से आप पता कर लोगे कि इसको कोलोसिन देना है, स्टेफिसग्रिया देना है, कि कैमोमिला देना है। वन मोर सिम्टम रिलेटेड टू फीमेल इन स्टेफिसग्रिया, क्रोध के प्रभाव में, और वो ये है यही कि एंगर के कारण सप्रेस हो जाए, और वो उसका रोष अभी तक बना हुआ है, ऐसा कि यार गलत किया उसने मेरे साथ, ऐसा गुस्सा, इंडिग्नेशन विद, वहीं पे दिया हुआ एंगर के नीचे। यहां पे कोलोसिन नहीं है। यहां मेन रेमेडी स्टेफिसग्रिया है। कैमोमिला इज द अदर, बट इट इज इन 3rd ग्रेड।
इंडिग्नेशन, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया, है ना, किसी ने कान भर दिए, बॉस के जाके काम करती थी किसी ऑफिस में और बॉस के कान भर दिए और बॉस ने उसको डांट दिया और उसने वो काम नहीं किया था, उसको ये गुस्सा अंदर भरा हुआ है कि मेरे साथ गलत हुआ और मेंसेस सप्रेस्ड का केस आया इंडिग्नेशन के साथ। ठीक, तो इस तरीके से बच्चों और औरतों से रिलेटेड केस में स्टेफिस अग्रिया को आप बहुत सक्सेसफुली यूज कर सकते अगर समझें तो। ठीक, अभी छोड़ेंगे नहीं इसको, स्टेफिस अग्रिया को, अभी इसको पूरा इसका ऑपरेशन करेंगे अपन। ठीक, आज आपने बच्चों और औरतों से रिलेटेड और सेंट्रल आइडिया एसेंस ऑफ स्टेफिस अग्रिया को समझा या समझाने की कोशिश करी मैंने, जिससे कि ये रेमेडी आपकी, मेरी इच्छा ये है कि आपकी जो पॉलीक्रस्ट रेमेडीज हैं कुछ 20, 25, 30, वो हर एंगल से ये क्लासेस जब तक चलेंगी आपके पास ऐसे आपकी जेब में बैठ जाए कि आपके लिए इनको बिना रिपर्टरी के, बिना मेडिका के इस्तेमाल करना बड़े बड़े केसेस में आसान हो जाए। ठीक।